नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। आजकल सभी को सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डालने और तुरंत मशहूर होने का चस्का चढ़ा हुआ है। कई मामलों में उन्हें इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है, पर यह शौक है कि रुकता नहीं। ऐसा ही कुछ आगरा की एक महिला सिपाही के साथ महिला सिपाही ने इंस्टाग्राम पर डांस का अपना एक वीडियो डाला और चर्चा में आ गई, पर इसके लिए उन्हें एसएसपी ने लाइन हाजिर कर दिया। ताजनगरी के थाना एमएम गेट पर तैनात एक महिला सिपाही प्रियंका मिश्रा ने पिछले हफ्ते पुलिस की वर्दी में एक डांस वीडियो जिसमें रिवाल्वर लगाकर बनाया गया था और इंस्टाग्राम पर उसे अपलोड कर दिया। कुछ देर में वो चर्चा का केंद्र बन गई, लेकिन दिक्कत तब पैदा हुई जब वीडियो वरिष्ठ अधिकारियों की निगाहों में आ गया। फिर क्या था, सवाल उठने लगे कि इस तरह का वीडियो पोस्ट करके महिला सिपाही ने सरकारी वर्दी की गरिमा नहीं रखी। वीडियो इतना वायरल हुआ कि इसकी जानकारी एसएसपी को भी हो गई और 23 अगस्त को एसएसपी मुनिराज ने महिला सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया। हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश। हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश। रंगबाजी क्या होती है हम तुम्हें बताते हैं, न गुंडई पे गाना बनाते हैं, न गाड़ी जाट गुज्जर लिखाते हैं। हमारे यहाँ 5-5 साल के लौंडे कट्टा चलाते हैं। अम्बेडकर नगर जनपद से ये खबर है, जहां जहांगीरगंज राजा सुल्तानपुर मुख्य मार्ग के बगल खेत में एक अज्ञात युवक का शव मिला है। शव 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच कर रही है और मामले की छानबीन में जुट गई है। जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के ककरापार गाँव के निकट का ये मामला है, जहाँ अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। तो खबर आपको अम्बेडकर नगर जनपद से दिखा रहे हैं, जहां जहांगीरगंज राजा सुल्तानपुर मुख्य मार्ग के बगल में एक अज्ञात युवक का शव मिला है। शव को देखने से प्रतीत हो रहा है कि ये शव 3-4 दिन पुराना है। जैसे इस घटना की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंच गई और अपनी अगली कार्रवाई में जुट गई। एक बार फिर से आपको बता दें कि ये जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के ककरापार गाँव का मामला है। अम्बेडकर नगर जनपद में मिट्टी की दीवार गिरने से उसमें दबकर एक नाबालिग छात्र की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बरसात की वजह से मिट्टी की दीवार गिर गई, जिसमें मिट्टी की दीवार पर गिरने से एक छात्रा की मौत हो गई। दीवार पर छप्पर रखकर ये परिवार गुजर बसर अपना करता था। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और ये मामला टांडा कोतवाली के क्षेत्र के अजमेर बादशाहपुर गांव का बताया जा रहा है। तो ये खबर अम्बेडकर नगर जनपद से है, जहां रुक रुक कर बारिश ने ऐसा सितम ढाया कि एक नाबालिग छात्रा की दीवार गिरने से उसमें दबकर मौत हो गई और कई लोगों के कटे आवास को देने की मांग को लेकर आजमगढ़ में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि लालजी क्रांतिकारी ने बताया कि हम सभी ग्रामवासियों खिरडीहा भितेहरा के लोगों के साथ जिलाधिकारी आजमगढ़ को ज्ञापन दिया है, जिसमें समाजवादी योजना सभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजी क्रांतिकारी ने कहा कि हम लोगों की मांग है कि जिन लोगों का आवास काट दिया गया है और कुछ जो लोग पात्र हैं, गरीब हैं, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, मड़ई और छप्पर डालकर रहते हैं, उनको जल्द से जल्द आवास दिया जाए, लेकिन इस सरकार में नहीं मिल रहा है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लालजीत क्रांतिकारी है, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य योजना सभा उत्तर प्रदेश। आज हमारे क्षेत्र के भितेहरा गांव, खिरीडीहा गांव की सभी लोग जनसंख्या आई थी डीएम साहब को ज्ञापन देने, और हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं। और ज्ञापन देने के बाद हम लोग ये मांग किए हैं कि जिन लोगों का आवास आया था उन लोगों का भी आवास काट दिया गया है, उनको भी जो है कि नहीं दिया जा रहा है। ये सरकार कह रही थी सबको आवास, सबको घर, सबको आवास। ये इस सरकार का झूठा वादा था। ये सिर्फ वादा करते हैं, गरीबों का ठगने का काम करते हैं, ठग करके वोट लेने का काम करते हैं। मैं इस सरकार से मांग करता हूं, जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं सबको आवास मिलना चाहिए।
और सबको घर मिलना चाहिए, जिससे गरीब वर्ग के लोग इस बारिश में समस्याएं झेल रहे हैं। ये अब अगर आप जाकर के देखेंगे तो किसी के पास मंडई है, किसी का छप्पर है, कोई कैसे कैसे घर बना करके रह रहा है, इसमें बहुत ही समस्याएं झेल रहा है इस बारिश के मौसम में। ये कहते थे सबको आवाज सबको विकास का नारा दे करके गरीबों को ठगने का काम की है बीजेपी। और मैं इन लोगों से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इनको आवाज दिया जाए। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर रजमो गांव में धरना दे रहे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एहसान खान सहित 15 लोगों को पुलिस ने सोमवार की रात गिरफ्तार किया। यह लोग विवादित भूमि पर अंबेडकर प्रतिमा रखने का प्रयास कर रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस से लोगों ने बदसलूकी की। एक पुलिसकर्मी के गमछा से गला घोटने का प्रयास किया तथा सरकारी कार्य में बाधा डाला। महिला थाना प्रभारी को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोपी है। बता दें कि रानीपुर रजमो गांव में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एहसान खान के नेतृत्व में पुलिस की ओर से किए गए दलील उत्पीड़न के विरोध में करीब 10 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था। गांव में एक विवादित भूमि पर अंबेडकर प्रतिमा रखने का विवाद था। सोमवार की रात विवादित भूमि पर अंबेडकर प्रतिमा रखने का प्रयास किया गया। सूचना मिलने पर गंभीरपुर थाना प्रभारी ज्ञानोप्रिया मौके पर पहुंची। आक्रोशित लोग पुलिस से उलझ गए, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किए, एक सिपाही का गमछा से गला कसने का प्रयास भी किया। विवाद होने की सूचना थाना प्रभारी ने कंट्रोल रूम को दी। थोड़ी देर में आधा दर्जन थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एहसान खान, धर्मवीर भारती पुत्र स्वर्गीय फूलचंद भारती निवासी बछवल थाना मेहनगर, जितेंद्र पुत्र रामलाल, लाल बहादुर पुत्र वंशराज, जोखन राम पुत्र रामबली राम, अरविंद पुत्र स्वर्गीय सहाजन, श्याम बहादुर पुत्र वंशराज, अमिताभ कुमार पुत्र लाल बहादुर, दीपक कुमार पुत्र शिवलाल, आशीष कुमार पुत्र सोहित राम, चंद्रेश कुमार पुत्र सुग्रीव राम व राहुल कुमार पुत्र श्रीलाल निवासी गढ़ पहिलेपुर रानीपुर रचमो, जनार्दन पुत्र रामदेव निवासी धौरहरा थाना तरवा, अंशु कुमार गौतम पुत्र रघुनाथ गौतम निवासी पलैनी थाना सिधारी, सहिकेश सुकुमार पुत्र सीताराम निवासी बिंदुअल थाना बिलरियागंज को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी की तहरीर पर एहसान खान सिंह सहित 70 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। मामला आया है, क्या प्रकरण है सर पूरा? देखिए, एहसान खान जो अपने आप को भीम आर्मी के प्रदेश प्रवक्ता बताते हैं, उनको कल गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और वो पहले से भी तरवा में जो केस हुए थे चौकी जलाने के और ईंटबाजी पत्थरबाजी करने के लिए, उसमें भी ये पहले से वांटेड थे। इसके अलावा इनका ये काम है कि जगह जगह पर जो दोषी लोग हैं, जो अभियोग में वांछित हैं या अभियोग में जेल गए हैं, उनके यहाँ धरना प्रदर्शन लगाते हैं और उनसे इस बात की अवैध वसूली करते हैं कि वो कि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई ना करे और पुलिस पर दबाव बनाते हैं। इस तरह का प्रकरण उन्होंने पलिया में भी किया, इस तरह का प्रकरण उन्होंने एरोला में किया और अब गंभीरपुर के रानीपुर रजमो गांव में वो एक धरना प्रदर्शन लगाए हुए थे। वो उनकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं जिसके अंदर वो गाड़ी की मांग कर रहे हैं धरना उठाने के लिए, पैसे की धरना उठाने के लिए मांग कर रहे हैं। ये एहसान एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिस पर 22 मुकदमे लंबित हैं, चल रहे हैं। इसके रानीपुर रजमो के ही एक महिला के घर की इसने दीवार तोड़ी, उसके साथ छेड़खानी की दलित महिला के साथ, उसका मुकदमा उसमें ये वांटेड था। इसके अलावा इससे पहले करीब 5 मुकदमे दलित उत्पीड़न के इस पे पहले से चल रहे हैं और इसके ऊपर झंडा जलाने का केस, राष्ट्रीय ध्वज जलाने का केस, इसके ऊपर राजद्रोह करने का केस पूर्व से है। इस तरह का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और ये लोगों को बहलाता फुसलाता है, धरना प्रदर्शन लगाता है, उन्हें मुआवजा दिलाने का लालच देता है और उसके बाद पुलिस पर दबाव बनाकर उनसे पैसे हटने की कोशिश करता था। इसका फ़ोन सर्विलांस पर लेकर इसे ट्रैप किया गया, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की गई हैं और उसमें ये सारी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। इसे इन सारे मुकदमों में लिखकर मुकदमे पंजीकृत कर कल माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया और न्यायिक रिमांड में इसे जेल भेजा गया।
किया है। सर, इसकी जो धन उगाही है, क्या इसमें और लोग भी हिस्सेदार होते थे या कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं इसमें? देखिए, इसके साथ जो धरना प्रदर्शन में इसके साथ जेल गए, जहाँ भी धरना प्रदर्शन करता था उन लोगों को ये बुलाता था, क्योंकि उस गांव के कुछ कम लोग हैं, बाहरी लोग उसमें ज़्यादा थे और उसमें कुछ अधिवक्ता लोग भी थे जिन्हें जेल भेजा गया। सभी को एक जगह से गिरफ्तार किया गया। ये उन्हें लीड किया करता था, बातचीत किया करता था, पैसे उगाही की, महंगी गाड़ी की मांग किया करता था। इसने पिछले प्रकरण में, पहले वाले प्रकरण में एक इंडिवर गाड़ी की मांग की थी और अभी भी लगातार मांग कर रहा था। इसके अलावा ये पैसों की डिमांड कर रहा था। अपने खाते में पैसे डलवाने की बात इसने स्वीकार की कि मेरे खाते में इस नाम से पैसे डाल दीजिए। तो इस तरह की आपराधिक गतिविधि ये कर रहा है और प्रशासन और पुलिस पर दबाव बनाकर उनसे अभियुक्तों को बचाने का काम कर रहा था। इसकी मंशा पूरी नहीं हो सकी। आजमगढ़ में ऑल इंडिया राजभर आरक्षण समिति के तत्वावधान में बुधवार को संगठन के अध्यक्ष हरीश राजभर के नेतृत्व में भर राजभर जात को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। संगठन के अध्यक्ष हरीश राजभर ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भर राजभर समाज की एक बहुत बड़ी आबादी है। इसमें अत्यधिक लोग भूमिहीन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं। लोगों के पास आवास नहीं है। ऐसे में भर राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए जिससे उनका विकास हो सके। आगे उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरे करती है तो हम लोग एक बहुत बड़ा राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। मैं धर्मेंद्र राजभर, ग्राम प्रधान कुकड़ीपुर, जो विश्व राजभर भर फाउंडेशन का जिला अध्यक्ष हूँ। आज किस संबंध में, किस मांग को लेकर आप लोग ज्ञापन देने आए? हम लोग जो है एसटी में, SC ST में शामिल होने के लिए ज्ञापन दिए हैं। हम सरकार से हमारा निवेदन है कि हम लोगों को ST में आरक्षित किया जाए। इसी को लेकर हम जो है अपने भाइयों के साथ जो है जिले मुख्यालय पर सभी DM साहब को धरना दिए। नमस्ते, मैं हरीश राजभर, विश्व राजभर भर फाउंडेशन राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, ऑल इंडिया आरक्षण समिति अध्यक्ष। किस संबंध में आज ज्ञापन देने आए हैं? हम जो है कि ज्ञापन देने के लिए आए हैं। राजभर समाज जो गरीब समाज है और 90% लोगों के पास चारपाई बिछाने की घर के बाहर जगह नहीं है और अशिक्षा का अभाव है हमारे समाज के अंदर में। साथियों और भाइयों, हम चाहते हैं कि हमारा समाज अच्छी शिक्षा हासिल करे और आगे बढ़े। इस पर काम करने की आवश्यकता है और किसी मंत्री विधायक ने इस पर कतई काम किया नहीं है और जो है कि और काम करने के लिए विश्व राजभर भर फाउंडेशन आगे आया है और इसके तत्वाधान में मुख्यमंत्री जी से जो है कि गुजारिश करनी है कि अपनी एक समिति पत्र बना करके जो है कि केंद्र सरकार को भेजा जाए, संस्तुति बना करके भेजा जाए कि राजभर समाज को ST का आरक्षण दिया जाए जिससे इनकी दैनिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति और प्रगतिशील बने राजभर समाज। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आप आगे क्या करेंगे? आगे अगर हमारी मांगें अगर पूरी नहीं होती है तो हम इस धरना प्रदर्शन को और तेज करेंगे। यहाँ तक कि छोटे छोटे स्कूल में जाने वाले, पढ़ने वाले जो गरीब बच्चे हैं उन बच्चों को भी ले आकर के हम सड़कों पर बिठाने का काम करेंगे और जो है कि आरक्षण मांगने का काम करेंगे। तो महिलाओं से अधिक संख्या, इस बार महिलाओं की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए और होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर हमें नहीं दिया गया तो आखिरी अस्त्र हमारे पास नोटा है। जैसे मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों और ठाकुरों ने नोटा दबा करके शिवराज सिंह की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हिलाने का काम किया था और 72 घंटे के अंदर में उन्होंने जो है कि आरक्षण लिया था। वही काम राजभर समाज करने के लिए मजबूर हो गया है। अगर हमें आरक्षण नहीं मिला तो हम भी नोटा दबाएंगे और इनकी सरकार। गैर राजनीतिक संगठन योगी युवा वाहिनी के प्रदेश पदाधिकारियों के द्वारा जिले में अच्छे कार्य करने वाले सक्रिय कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। आजमगढ़ के युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अज्ज्वल पांडे के साथ अन्य कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि योगी युवा वाहिनी के संस्थापक सायरी उपाध्याय व प्रदेश अध्यक्ष रुद्र शरण महाराज रहे। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम सजीवन शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवानंद महाराज, प्रदेश अनुशासन प्रमुख सुरेंद्र नाथ मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रदेश पदाधिकारियों ने जिले के सक्रिय सदस्यों का सम्मान किया और इस अवसर पर वाहिनी का गीत भी गाया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ने वाहिनी के कार्यकर्ताओं से स्वामी विवेकानंद के बताए रास्ते पर चलने की सलाह दी। वही मुख्य संस्थापक साहिल का कहना है कि देश के तमाम संत सनातन धर्म गुरुओं के आशीर्वाद से हिंदू समाज एक बार फिर जागृत हो रहा है। इसके बारे में हम लोगों का फर्ज बनता है कि अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो कार्यकर्ता संगठन में जोड़ करके संगठन का विस्तार नहीं कर रहे हैं, पद लेकर बैठे हैं, उनका बहुत ही जल्द कार्रवाई उनके ऊपर होने वाली है। तो अपना परिचय दीजिए अपना। मैं रुद्र शरण महाराज, उत्तर प्रदेश अयोध्या से युवा जो वाहिनी है हमारी, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष।
आदरणीय संस्थापक महोदय ने ये जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी को बरकस प्रयास कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि विश्व में जहाँ तक हमारे शिष्य हैं, हमारे लोग हैं, वहाँ तक पहुँचे। धन्यवाद। सर, मैं योगा वाहिनी के सम्मान समारोह संगठन में जी आप क्या बोलना चाह रहे हैं सर? देखिए, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, आपको बता दें। इसका मुख्य उद्देश्य है जो हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, हमारा जो उद्देश्य कि राष्ट्र हित, समाज हित, मानव हित, ठीक है, और भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र एक न एक दिन हम सभी लोग मिलकर इसको घोषित करेंगे और सरकार से, प्रशासन से, सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष को जल्द से जल्द घोषित करें। अगर नहीं करते हैं तो आज जो अफगानिस्तान का हाल हो रहा है वही हिंदुस्तान का होगा। बोलो भारत माता की जय। जिसको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नरपत निरा और मृतक समान है। और मृतक समान है। क्या हम लोग चाहते हैं हमारी बहन बहू बेटियों की इज्जत आबरू उसी तरह से लूटी जाए जैसे कश्मीर में लूटी गई थी। आजमगढ़ जिले के सकड़ी विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शंकर यादव ने अपनी उपेक्षा और जिले में पार्टी की गुटबंदी से व्यथित होकर अपने सैकड़ों साथियों के साथ समाजवादी पार्टी छोड़ दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को प्रेषित अपने इस्तीफे में शंकर यादव ने कहा कि 2014 में मुलायम सिंह के लोकसभा चुनाव के दरमियान मैं सभा में आया था। उसके बाद छोटा बड़ा जो भी दायित्व दल द्वारा किया गया उसका मैंने पूरी तरह से ईमानदारी से लगन से निर्वहन किया। बुधवार को अपने आवास पर पत्र प्रतिनिधियों से बात करते हुए शंकर यादव ने कहा कि दल को मजबूत करने के लिए मैंने बलिया से लेकर सैफई तक की पैदल यात्रा की। जिले में नेताओं के आपसी द्वंद्व और गुटबंदी के चलते निष्ठा से जुड़े कार्यकर्ताओं की बराबर अवहेलना हो रही है। इसी उपेक्षा से व्यतीत होकर मैंने पार्टी त्यागने का निर्णय किया है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। बोले ना सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय कीजिए। मेरा नाम शंकर यादव है। मैं एक समाज सेवा का कार्य करता हूँ। सर, आप सगड़ी के वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता थे, क्या कारण रहा कि कल आपने इस्तीफा दे दिया? देखिए, पहले तो जहाँ आपका सम्मान न हो वहाँ रहना ठीक नहीं रहता। जैसा कि बुजुर्गों ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बुजुर्गों ने कहा जहाँ सम्मान न मिले वहाँ नहीं जाना चाहिए, नहीं वो रहना चाहिए। वही स्थिति हमारे साथ रही। 2014 में जब नेताजी चुनाव लड़ रहे थे उस समय मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। कौन सी पार्टी है? राष्ट्रीय समाजवादी अपना दल। तो उसके बाद किन कारणों का साथ सपा में चले गए? उस समय नेताजी का अस्तित्व खतरे में था, क्योंकि सांसद की चुनाव लड़ रहे थे यहाँ पे, और लड़ने के समय यहाँ से दो दिग्गज लड़ रहे थे। रमाकांत यादव लड़ रहे थे भाजपा से, और माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी सपा से यहाँ से उम्मीदवार थे। स्थिति बड़ी ही भयावह थी। नेताजी चुनाव हारने के कगार पे थे, क्योंकि यादव समाज जो था वो दो खेमे में बढ़ता जा रहा था। बाकी जो यहाँ के विधायक थे वो अपना वोट नहीं दिलवा पा रहे थे। तो जब ये लगा समाजवादी के वरिष्ठ नेताओं को, लोगों ने बताया कि भाई उनको जोड़िए तो हो सकता है कुछ काम बने इधर। मैं तो जनता का सेवा करता हूँ, बचपन से ही सेवा करता चला आ रहा हूँ। तो माननीय मंत्री जी बलराम यादव जी, बाबूजी ने मुझे फ़ोन किया कि आप कहाँ मिलेंगे। हमने कहा कि हम इतने बड़े नेता नहीं हैं, आप जहाँ कहिए हम आके मिल लेते हैं। हम आजमगढ़ आए, मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि कब तक चुप साध रहो बलवाना। हमने कहा कि बाबूजी जैसा आपका दिशा निर्देशन होगा। मैं खुद उस समय जेडीयू से चुनाव लड़ने वाला था लोकसभा का। जब नेताजी चुनाव आ गए लड़ने तो मैं अपने को पीछे हटा लिया। हमने कहा कि एक राष्ट्रीय नेता हैं, आएंगे लड़ेंगे, बड़ा सम्मान होगा क्षेत्र का, जिले का। आने के बाद मैंने बाबूजी से कहा कि आप जैसा आप लोग निर्देशन करेंगे। भाई बड़े भाई माननीय मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव जी थे, ये सारे लोगों ने
मैं उसी दिन आया, उसी जिस दिन पर्चा दाखिला था उस दिन बड़ा हंगामा हुआ, नेताजी के भी साथ हुआ। लेकिन मैं उस दिन ज्वाइन किया, इसके बाद जितना मेरे पास ताकत थी, तन मन धन, मैंने एक अधेला पार्टी से नहीं लिया था। और मैं कार्यकर्ताओं में समाज में घूम घूम करके मैंने जो इधर उधर बहक रहे थे बेचारे, जनता भोली होती है, जो जिधर समझाएगा उधर जाएगी। मैंने समझाया उनको कि भाई देश के नेतृत्व जो है दो ही लोगों पर टिकी हुई है, पूरा देश की निगाहें माननीय नेताजी आजमगढ़ से लड़ रहे हैं उनके ऊपर, माननीय वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लड़ रहे थे बनारस से। तो आप लोग ऐसा ना करें, इनको नेताजी को चुनाव जिता दीजिए। लोगों ने चुनाव नेताजी को जिता दिया। इसके बाद जैसे लगा कि मैं उस पार्टी का है ही नहीं हूँ। जनपद के प्रतिष्ठित सराफा कारोबारी आशीष गोयल से दुकान में घुसकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कुछ दिन पूर्व मारपीट कर उन्हें उनके जेवर आदि भी लूट लिए थे, ऐसा खबर चली थी। इस मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन एसडीएम गौरव कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। सराफा व्यवसायी के अधिवक्ता पवन प्रकाश पाठक के आर्यवर्त महासभा के प्रतिनिधि ने बुधवार को डीएम से मिलकर उन्हें हाईकोर्ट के आदेश की प्रति देते हुए तत्कालीन एसडीएम सदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के लिए गुहार लगाई है। बीते 6 अप्रैल को शहर की कटरा कोहना मोहल्ला निवासी व सराफा व्यवसायी आशीष गोयल पुरानी कोतवाली स्थित अपनी दुकान में बैठे हुए थे। आरोप है कि उसी दौरान एसडीएम सदर गौरव कुमार व सीओ सिटी राजेश कुमार पुलिस फोर्स के साथ कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए शहर में भ्रमण करते हुए सीधे आशीष गोयल की दुकान पर पहुंचे। आशीष गोयल का कहना है कि वे और उनके सभी स्टाफ कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क और गमछा पहने हुए थे और सोशल डिस्टेंस का भी पालन कर रहे थे। दुकान में उस दौरान 3-4 ग्राहकों को छोड़ भीड़ भी नहीं थी। दुकान में घुसते ही एसडीएम और सीओ सिटी ने सराफा व्यवसायी से अभद्र व्यवहार करते हुए उनके कॉलर पकड़कर पुलिस के साथ मारते हुए बाहर सड़क पलाया था। मामले ने तूल पकड़ा था। पुलिस थाने का कोतवाली का घेराव भी किया गया था और इसी मामले में आज एसडीएम गौरव कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है। आशीष गोयल पीड़ित व्यापारी ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। अपना परिचय दें। मैं आशीष गोयल हूँ, एक सराफा व्यवसायी हूँ और समाज सेवी हूँ। आज आप डीएम साहब के आए हैं, क्या लेके आए हैं आप? आज डीएम साहब के यहाँ मैं अपने जो है वकील साहब द्वारा दिया गया एक पत्रक लेके आया हूँ, जिसमें उनको बताया गया कि उनको जो है जो मेरे साथ प्रकरण 6/4/2021 को हुआ था उसकी जाँच करा के उनके उसमें दोषी जो भी लोग हैं, चाहे वो अधिकारीगण या जो भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कोई आदेश की प्रति भी आपके पास है? जी साहब, हाई कोर्ट का भी आदेश है और जो है वकील साहब का जो है एक जो है नोटिस की कॉपी भी है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं जांच हो और जो प्रॉपर तरीके से जो है जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ, अभी तक हतप्रभ हूँ। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे साथ हुआ क्यों ये ऐसा। क्या कहीं न कहीं आपके आँख के अस्पताल को लेके भी खींचतान रही क्या उस विषय को? देखिए किस विषय से है अभी तक मैं खुद नहीं समझ पाया हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं पा रहा हूँ कि मैं दुकान में बैठा था, पूरे नियमों का पालन कर रहा था। उसके बाद मुझको जो है अंतर्गत कोविड है नियम बताते हुए जो खींच लिया गया दुकान से और कहा गया आज तुम्हारे साले जान मार दिया जाएगा, जिससे मैं घबरा गया था और उस समय बहुत भयभीत हो गया था। इसी वजह से मुझको जो है ये कदम उठाना पड़ा क्योंकि लिखा नहीं गया एफआईआर। कांग्रेसी कमेटी के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन एवं अंतिम दिन शेष 11 ब्लॉकों के न्याय पंचायत अध्यक्षों एवं शहर कांग्रेस के वार्ड अध्यक्षों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पालीवाल मैरिज हॉल हरबंसपुर में आयोजित हुआ। प्रशिक्षण शिविर के मुख्य अतिथि बाजीराव खाड़े सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं विशेष अतिथि विश्वविजय सिंह उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं मणिंद्र मिश्र महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं अहमद शमशाद सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रहे। प्रशिक्षण शिविर के संयोजक प्रवीण कुमार सिंह जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आए प्रशिक्षक राजेश तिवारी, सत्यवीर सिंह, गिरिशंत यादव, शाहनवाज असलम, मनीष कुमार सिन्हा ने प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन भी न्याय पंचायत अध्यक्षों एवं शहरी वार्ड अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण शिविर के बारे में बताते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रभारी आजमगढ़ जनपद अहमद शमशाद ने कहा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू विधायक के निर्देशानुसार गांव तक कांग्रेस का मजबूत संगठन खड़ा करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया।
केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बुधवार को आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर मटका लेकर प्रदर्शन किया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर योजना में हुए घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की गई। जिलाध्यक्ष श्री यादव ने कहा कि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में राज्यों को 1,20,000 करोड़ का आवंटन किया गया था। उत्तर प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन में अधिकारियों द्वारा किए गए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि पानी पहुंचाने के लिए रश्मि मेटेलिक्स कंपनी को पाइप सप्लाई का ठेका दिया गया है। उस कंपनी का भ्रष्टाचार एवं खराब पाइप बनाने का इतिहास रहा है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय आर्थिक सूचना ब्यूरो ने अपनी जांच में यह पाया था कि कंपनी फर्जी निवेश व फर्जी सिल कंपनियां बनाने में लिप्त है। रश्मि मेटेलिक्स कंपनी को सेल कंपनियां बनाने में लिप्त है। रश्मि मेटेलिक्स कंपनी को मध्य प्रदेश, पंजाब व बंगाल सहित देश के 8 राज्यों ने गुणवत्ता में इस खराबी के कारण से ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य में योजना के कार्यकारी निदेशक यूनिट को कोऑर्डिनेटर परियोजना प्रबंधक ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि इस कंपनी के बनाए गए पाइप मानकों के अनुरूप नहीं है। इन सब रिपोर्टों के बाद भी प्रदेश के जल शक्ति मंत्री ने नियमों को ताक पर रखकर रश्मि मेटेलिक्स को पाइप सप्लाई का कार्य दे दिया है। आज किस मांग को लेकर आप लोग मटका फोड़े हैं, क्या कहा? आज हम लोग जल जीवन मिशन में जो राज्य सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है उसमें हुए लाखों करोड़ रुपए के घोटाले के खिलाफ राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें ब्लैक लिस्टेड कंपनी मध्य प्रदेश, पंजाब और ऐसे 8 प्रदेशों में जिस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है उस कंपनी को योगी सरकार पाइप सप्लाई का ठेका देती है, जिसके खिलाफ प्रमुख सचिव तक उसकी कंपनी के खिलाफ कि इनके ये गुणवत्ता युक्त सप्लाई नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद इनके मंत्री द्वारा उस कंपनी को सप्लाई का ठेका दिया जाता है, जिसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। इस घोटाले की जांच के लिए हम लोग राज्यपाल महोदय से के नाम से ज्ञापन दिया जा रहा है। इसकी जांच करवाई, सीबीआई से जांच करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कहीं न कहीं यह घोटाला एनआरएचएम से बड़ा घोटाला है। इसमें भी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की हत्याएं अधिकारियों की होगी, ठेकेदारों की होगी, तो इसकी उच्च स्तरीय जांच करा के और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कर। ये पानी घोटाला है क्योंकि ये रश्मि मेटेलिक जो फर्म है उनसे पाइप सप्लाई का ठेका दिया गया है। उस पाइप का उपयोग गांव-गांव में बड़ी बड़ी टंकियां लगा के घर घर तक टोटी के थ्रू जल सप्लाई देने का काम किया जाना था। इसी इस सप्लाई के काम में ही हो रहे घोटाले के खिलाफ हम लोगों ने मटका फोड़ आंदोलन किया है, प्रतीकात्मक रूप से जल पानी के उस पर। ऑक्सीजन घोटाला क्या आप लोग नारा लगा रहे हैं? ऑक्सीजन घोटाला अभी कोरोना काल में ऑक्सीमीटर के रूप में ऑक्सीजन की जो कमियां रही कोरोना काल में काफ़ी लोग मरे हैं, तो उसमें भी जो घोटाले हुए थे, जो ऑक्सीमीटर 400-600 रुपये का मिलता है वो 6,000-8,000 रुपये में खरीदा गया है, तो इसलिए ऑक्सीजन घोटाले की। आज मंडलीय समिति स्काउट गाइड मंडल आजमगढ़ की समीक्षा बैठक संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय आजमगढ़ में योगेंद्र कुमार सिंह, संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य रूप से हीरालाल यादव, सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त स्काउट मंडल आजमगढ़, देवभास्कर तिवारी जिला मुख्यायुक्त में जनपद मऊ, शैलजा राय जिला मुख्यायुक्त जनपद बलिया, डॉक्टर अजित कुमार सिंह जिला कमिश्नर स्काउट आजमगढ़, डॉक्टर नीलम सिंह जिला कमिश्नर गाइड आजमगढ़, प्रवीण कुमार सिंह जिला सचिव आजमगढ़, दिनेश सिंह लीडर ट्रेनर स्काउट जिला प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट आजमगढ़, रामचंद्र यादव जिला कोषाध्यक्ष, डॉक्टर सफीउज्जमा लीडर ट्रेनर ओवर आजमगढ़, रामनिवास यादव जिला संगठन आयुक्त स्काउट आजमगढ़, सुनीता सिंह जिला गाइड कैप्टन आजमगढ़, वंदना पटेल जिला संगठन आयुक्त गाइड आजमगढ़, अरविंद कुमार सिंह बलिया, राजेश कुमार सिंह बलिया, अखिलेश चौहान जिला प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट मऊ, राजेश कुमार यादव जिला संगठन आयुक्त स्काउट मऊ सहित स्काउट उत्कर्ष गौड़ मौजूद रहे। कार्यक्रम का कार्यान्वयन में सबसे पहले स्काउट गाइड प्रार्थना, इसके बाद दिनेश सिंह लीडर ट्रेनर स्काउट जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ को स्कार्फ और वागिल लगाकर स्वागत किया गया तथा देवभास्कर तिवारी द्वारा कैप पहनाकर स्वागत किया गया।
हथरौलिया से खबर है जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन के लिए महिलाओं के अंदर जागरूकता देखने को मिली। वहीं महिलाओं को लाइन लगाने के लिए महिला कांस्टेबल सरिता यादव द्वारा बारी बारी से लोगों को टीकाकरण कराया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भीड़ की अधिकता को देखते हुए 3 काउंटर रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए थे और वहीं 3 काउंटर टीकाकरण के लिए बने थे। प्रत्येक काउंटर पर पर्याप्त पुलिसकर्मी तैनात है जिससे किसी को भी कोई भी असुविधा ना हो। टीकाकरण के लिए सुबह से ही स्वास्थ्य केंद्र पर लोगों की लाइनें लगनी शुरू हो गई थी, तो वही स्वास्थ्य कर्मियों के आने के बाद तत्काल लोगों का रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोवैक्सीन तथा कोविशील्ड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जहां नियमानुसार पहली व दूसरी डोज लगाई जा रही है। क्या कुछ कहा स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवा सिंह ने, सुनवाते हैं। आज वैक्सीनेशन लग रहा है, किस तरह से लग रहा है इसके बारे में? ये हमारा फिक्स सेशन साइट है। आज 3 सेशन साइट हैं, एक 18 प्लस, एक 45 प्लस एक सेकेंड डोज। और रजिस्ट्रेशन के लिए भी संख्या भीड़ है, तो 3 रजिस्ट्रेशन भी काउंटर चल रहे हैं, एक सेकेंड डोज और 18 प्लस 45 प्लस। कितने काउंटर रजिस्ट्रेशन के लगे हैं और कितने काउंटर? 3 रजिस्ट्रेशन 3 सेशन हमारे वैक्सीनेशन के। कितने लोग का लगभग लग चुका होगा? आज अभी तक 400 समथिंग लग चुका है। 400 का लगाने का आपके पास? हम आज जितने लोग यहाँ आएंगे सबको लगाएंगे, लक्ष्य ऐसा नहीं कुछ है, लेकिन वैक्सीन मेरे पास पर्याप्त है। जितने लोग आएंगे सबको हम लगाएंगे। गाजीपुर पुलिस ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। अपनी कार्रवाई में एक महिला सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बता दें कि थाना मर्दा क्षेत्र में हत्या कर फेंकी गई 18 अगस्त 2021 को युवती की शव की आज पुलिस ने शिनाख्त कर ली है। बता दें कि युवती की शव की शिनाख्त करते हुए स्वाट टीम और थाना मर्दा पुलिस द्वारा हत्या का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 18 अगस्त को थाना मर्दा पर सूचना मिली कि थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भोजापुर में एक युवती का गला काटकर शव फेंका गया है। सूचना पर मर्दा पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराने का प्रयास करते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। ग्राम प्रधान की तहरीर पर थाना मर्दा पर मुकदमा अपराध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस को आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आज बनारस रेलवे स्टेशन पर अपर मंडल रेल प्रबंधक इंफ्रास्ट्रक्चर ज्ञानेश त्रिपाठी की अध्यक्षता में वाराणसी मंडल की ENHM विंग सेवा एवं एक कर्तव्य संस्था एवं रोटरी क्लब वाराणसी उदय के संयुक्त तत्वावधान में प्रयास अभियान चलाकर सफाई कर्मचारियों को उच्च गुणवत्ता युक्त साफ सफाई एवं कूड़े के समुचित निस्तारण का प्रशिक्षण दिया गया। इस अभियान में प्लास्टिक मुक्त भारत की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बनारस स्टेशन एवं स्टेशन परिसर को प्लास्टिक मुक्त रखने हेतु सफाई कर्मचारियों एवं संस्था के सदस्यों द्वारा पॉलीथीन बैग को न खाने, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने एवं प्लास्टिक पैकिंग में पैक खाद्य पदार्थों का सेवन न करने हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया। और जो यहाँ के सफाई कर्मचारी के साथ साथ जो वाकई में बड़े उत्साह से डेली हम लोगों का उत्साह भी बढ़ाते हैं परिसर को साफ कर रखने में, मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। खासतौर से भूषण जी का जो इस प्रयास में उन्होंने भागीरथी प्रयास से उन्होंने प्रारंभ किया है। आगे हम लोग इसको 100% सफल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं बस 2 मिनट बताना चाहता हूँ सर कि आज प्लास्टिक हमारे जीवन में इतना बड़ा खतरा है कि आप ऐसे समझ लीजिए कि 80% जो प्लास्टिक के जो मटेरियल्स होते हैं वो हमारे नदी नालों और जलाशयों में और समुद्रों में जाता है, जिसके कारण वहाँ के जो जीव जंतु हैं उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। साथ ही साथ कभी कभी जो नॉनवेज जो फिश वगैरह जो खाते हैं वो बहुत माइक्रोब्स छोटे छोटे और उसमें टुकड़ों में जब प्लास्टिक आता है तो हमारे अतरियों में भी चले जाते हैं। ये लोगों को नहीं पता। बहुत रिसेंटली बहुत सर्वे ऐसे हुए कि हम लोग बहुत सी ऐसी चीजें हम लोग जो उपकरण भी यूज करते हैं, प्लास्टिक की एक लिमिट होती है, सबकी एक लाइफ साइकिल होती है। तो हम लोगों के आम जन सभी के साथ ऐसा होता है कि हम लोग जिस प्लास्टिक में पेयजल है या तमाम सी चीजें मटेरियल जो हम लोग उसका उपभोग करते हैं उससे हमारे जीवन में भी बहुत सीधा सा प्रभाव पड़ा, जो कैंसर सबसे बड़ी बीमारी इधर सामने उभर के आ रही है। तो लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे सतत अपने प्रयास से लोगों को जागरूक करने का और लोगों को एक मैसेज देने का काम करेगी। और हम ये चाहते हैं कि एक मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में सभी कर्मचारी साथी, ये वास्तव में खुशी का विषय है कि हम लोग स्वच्छता के प्रति इतने जागरूक हैं और ये हमारा शायद पहला प्रयास है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज किया जाए और उस वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल भी हो
क्योंकि ऐसे तो हम बहुत सालों से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने कार्यस्थलों को और अगल बगल की जगहों को इम्प्रूव किया जाए, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए ताकि पैसेंजर्स को हम सुविधा दे सकें और उनकी हाइजीन का ध्यान रख सकें। परंतु ये प्रयास ऐसा है जिसमें हम होलिस्टिकली मतलब पूरी तरीके से वेस्ट को इनिशियल टू लास्ट स्टेज तक कैसे डिस्पोज करना है ताकि एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखा जा सके और हमारी पब्लिक को भी असुविधा ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए रोटरी क्लब के साथ सहयोग से ये उपक्रम किया गया है।